अगला विषय दोस्तों हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और पुरुष। संस्कृत भाषा, इसके अंतर्गत पुरुष, वचन, लिंग इन सभी का प्रयोग करना, लकारों का प्रयोग करना हिंदी भाषा से बिल्कुल ही पृथक होता है। तो आइए इसके विषय में एक सामान्य परिचय जान लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके विषय में जानने के बाद वाक्य का निर्माण हो, प्रश्न को पढ़कर समझना हो, गद्यांश समझना हो, सभी में आसानी होती है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो संस्कृत है एक सर्व प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है, जिसे देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। सर्व प्राचीन है, सब जानते हैं। वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि आज तक इसके जो नियम बने हैं पूरी तरह वैज्ञानिक ढंग से बने हैं, यानी कि ना तो एक दूसरे नियम किसी से क्लैश होते हैं और ना ही जब से ये व्याकरण बनी है तब से लेकर आज तक किसी भी प्रकार के इसमें संशोधन की आवश्यकता हुई है। याद करना, पढ़ना, प्रश्न और उत्तर बनाना, शब्द बनाना सभी इसमें बहुत ही सुगम्य होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से बनाया गया है। दूसरा कहा कि संस्कृत व्याकरण का क्रमबद्ध विकास पाणिनि के समय हुआ। ऐसा नहीं है कि महर्षि पाणिनि, जिन्हें कि हम अष्टाध्यायी के रचयिता कहते हैं, इनके अतिरिक्त कोई व्याकरण नहीं चल रही थी, लेकिन क्योंकि इसको बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ, प्रसिद्ध हो गई। इससे अच्छे व्याकरण भी है और व्याकरण के और अन्य प्रकार भी हमारे इतिहास में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि प्रसिद्ध हुई महर्षि पाणिनि जी की, इसलिए वर्तमान समय तक उसको यथावत हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। संस्कृत भाषा के कुछ तत्व जिनमें लिंग, वचन और पुरुष ही आते हैं, इनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। आइए एक एक करके इनका एक सामान्य अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है लिंग। लिंग कैसे? भाषा के वे चिन्ह जिनसे शब्दों के स्त्री, पुरुष या अन्य संज्ञक होने का ज्ञान प्राप्त होता है, इसे हम लिंग कहते हैं। प्रत्येक अर्थ बोधक शब्द 3 प्रकार का होता है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए, आज हमारी जो सरकार है, इन्होंने जब हम फॉर्म भरते हैं ना, तो अन्य के स्थान पर ये अन्य लिंग को लिखना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन हमारी संस्कृत के विद्वान, हमारे भारतीय संस्कृति के प्राचीन लोग जो तृतीय लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, इसे समाज का हिस्सा मानते हुए इस बात को पहले से ही समझते थे कि अंततः आज वो दिन आया कि वापस इन्हें इसमें जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो हमारी संस्कृति समाज के किसी भी वर्ग को पिछड़ा महसूस नहीं करवाती है, हमेशा उन्हें मेन स्ट्रीम में रखती है। तो ये लिंग व्यवस्था हमारे हिंदी के अंतर्गत नहीं पहुंच पाई। हालांकि नपुंसक लिंग होता है, लेकिन फॉर्म इत्यादि में उसको समान रूप से जगह दिया जाता है आजकल। ये इसका एक नया रूप है, जिसे कि हमारे पूर्वजों ने पहले ही समझा था। आइए, 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। सह बालकः अस्ति, वह बालक है, वह बालिका है। इस प्रकार से हम पुल्लिंग का ज्ञान करते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग होते हैं, प्राय निर्जीव वस्तुओं से भी नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकम, फलम, इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी नपुंसक लिंग होते हैं, जो हम समझते हैं। इसके अतिरिक्त विशेषणवाची शब्दों में भी नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुंदरम, समीचीनम, ये क्या है? विशेषण है। सुंदर है या समीचीन या ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। विशेषणवाचियों के अंतर्गत भी होता है। अब देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कुछ विशेष शब्द हैं जो बार बार हमसे टकराते हैं और इनके लिंग के विषय में हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मित्र शब्द, ये नपुंसक लिंग होता है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि पढ़ते हैं, जबकि हमारे जो भी मित्र हैं, या तो स्त्री पुरुष जो भी है, इसके विषय में हमें हमेशा कंफ्यूज होता है। मित्र शब्द नपुंसक लिंग है। विद्युत यानी कि बिजली, विद्युत शब्द स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, भार्या शब्द भी स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद देखिए, कलत्र, भार्या शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। कलत्र भी पत्नी को कहा जाता है, भार्या का अर्थ भी पत्नी होता है। लेकिन भार्या शब्द प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन पत्नी के लिए ही कलत्र का प्रयोग करेंगे तो नपुंसक लिंग का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार निधि, विधि और अग्नि, ये तीनों शब्द हमको पुल्लिंग लगते हैं, स्त्रीलिंग लगते हैं, सॉरी, लेकिन ये वास्तव में पुल्लिंग शब्द है। निधि, विधि, अग्नि। अग्निना सिंचति, अग्नि जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अग्नि होता है, अग्नि होती नहीं है। दार शब्द है, दारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये भी पत्नी के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी पुल्लिंग है। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे। इसी प्रकार आत्मा शब्द, हिंदी में आत्मा होती है, लेकिन संस्कृत में आत्मा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ शब्दों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, हमारी जो वैदिक संस्कृत है, उसमें मित्र जो है सूर्य को भी एक पर्यायवाची है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषों की। तो संस्कृत के अंतर्गत पुरुष होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, इनको समझने के लिए जब हम अनुवाद पढ़ेंगे तो भी ये चीज पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसको फिर से हम समझ सकते हैं कि संस्कृत के अंतर्गत 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। देखिए, हमने सबसे पहले जो प्रमुखता दी है वो अन्य को दी है, इसलिए पर पीड़ा, दूसरे को अधिक सम्मान देना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। सबसे पहले हमने क्या कहा? सह तौ ते, वह, वे दोनों और वे सब, इनको हमने प्रथम पुरुष कहा है। इस प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, जिसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है। त्वम युवाम यूयम, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, ठीक है। इसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। इसके बाद अंत में स्वयं का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। उत्तम पुरुष किस लिए? क्योंकि हर व्यक्ति केवल स्वयं अपने बारे में सर्वाधिक जानता है और बाकी सारे लोग भ्रम में जीते हैं, कयास लगाते हैं। इसलिए जब कभी भी हमें स्वयं का निर्माण करना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है, स्वयं के साथ डिस्कस करना है, तो हमारे से अच्छा उत्तम व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। स्वयं का निर्माण करने के लिए स्वयं से बात करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए स्वयं से अलग नहीं होना। इस दुनिया से अकेला रहने वाला जो योगी है, बहुत समय तक तपस्या करता है, लेकिन वो अकेला महसूस नहीं करता। जब मन में पूर्णता होती है तो हम किसी भी प्रकार की बाहरी चीज को अपनाना पसंद नहीं करते। तो पूर्णता स्वयं लाने के लिए उत्तम पुरुष से बात करनी पड़ेगी, और वो उत्तम पुरुष कौन है? स्वयं हम हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इनसे वाक्य बना करके देखते हैं। देखो कैसे बनेंगे। प्रथम से, सह तौ ते, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के प्रथम, पुल्लिंग के अंतर्गत प्रथम पुरुष। सह पठति, वह पढ़ता है। तौ पठतः, ते पठन्ति। तो पठति, पठतः, पठन्ति, सह तौ ते के आधार पर बना है। तो प्रथम पुरुष में कैसे बनेंगे वाक्य? सह पठति, तौ पठता, ते पठन्ति, यानी कि वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। इसी तरह मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि, तुम जब भी लगाओगे तो मध्यम पुरुष एक वचन आएगा, पठसि, पठति नहीं आएगा त्वम के साथ। युवाम पठतः, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठावः और वयम पठामः। इसको और अच्छे से देख सकते हैं आप इस तरह। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पुरुष है और जो वचन है उसी के अनुसार हमको प्रयोग करना है। पठति क्रिया है, इसके साथ पठति क्यों प्रयोग हो रहा है? क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया सह पठति। तौ कर देंगे तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की आ जाएगी, तौ पठता। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। त्वम पठसि, युवाम पठता, यूयम पठता, अहम पठामि, आवाम पठामि, वयम पठामि। इस प्रकार 3 पुरुष होते हैं संस्कृत के अंतर्गत, जिसका कि हमने अध्ययन किया। अब बात करते हैं वचनों की। तो वचन के विषय में आप जानते हैं, भाषा के वे तत्व जिनसे संख्याओं का ज्ञान होता है, हम उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें 1 की संख्या को बताता है, द्विवचन 2 की संख्या को बताता है और बहुवचन 2 से अधिक संख्याओं को बताता है। पाणिनि का सूत्र भी है, द्वयेक द्यो द्विवचनैक वचने एवं बहुषु बहुवचने, ठीक है। इस प्रकार पाणिनि जी का सूत्र भी है, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के विषय में कहा गया है। अब बात करते हैं लकार। लकार किसी भी क्रिया का काल, समय जिनके द्वारा बताया जाता है उसको लकार कहते हैं। लकार किसे कहते हैं? समय सूचक जो है, संस्कृत के जो टेंस है उनको हम क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। लकार से किसी भी क्रिया के होने का समय बताया जाता है। संस्कृत में मुख्य रूप से 10 लकार है, हमें सिर्फ 5 का ही अध्ययन करना है। हालांकि संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं, आगे चलकर उन्हें सभी 10 लकारों का अध्ययन करना पड़ता है। एक एक धातु यानी एक क्रिया के 10 लकारों में रूप। यह संस्कृत के अध्ययन की सूक्ष्मता है कि समय के हर प्रहर को बताने के लिए उनके पास लकार है, ठीक है। लकारों को धातुओं से जोड़ करके पद बनाया जाता है और लकार धातुओं से लकार के स्थान पर तिंग प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जानते हैं, ये लकारों को धातुओं से जोड़कर पद बनाते हैं। जैसे पठ धातु से लट लकार बनाते हैं तो पठती बनता है। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो धातु है जिसके द्वारा हम किसी क्रिया का पता लगा रहे हैं, तो उसके समय का पता लगाएगा। यदि हम कहते हैं पठती तो अभी पढ़ रहा है, पठिष्यति तो भविष्य में पढ़ेगा, अपठत तो यानी कि पढ़ा था कभी। तो इस प्रकार धातु के साथ जब काल लगा देते हैं यानी लकार लगाते थे, धातु यानी क्रिया, लकार यानी समय।
क्रियाओं के साथ उसका समय जोड़ देने के बाद जो पद बनते हैं उसमें तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। अब तिंग कैसे? तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, ये प्रत्यय जोड़ करके भू धातु से भवती बनने के बीच की जो व्याकरण की प्रक्रिया है इसमें ये प्रत्यय लगते हैं। धातुओं से लगने वाले प्रत्ययों को तिप कहते हैं, शब्दों से लगने वाले प्रत्ययों को सुप कहते हैं, सुबंत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 10 लकार है। आइए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है लट लकार, जो कि वर्तमान काल को बताता है। सह लिखती, वह लिख रहा है, लिखता है। ठीक है। रिट लकार, रिट है ये, रिट लकार भविष्य काल को दिखाता है। सह लिखिष्यति, वह लिखेगा। लोट लकार आज्ञार्थक काल, भवान लिखतु, आप लिखिए। आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिखतु, पठतु, चलतु, वदतु, इस प्रकार से लोट लकार आज्ञा के अर्थ में किया जाता है। लंग लकार भूतकाल के लिए। अब देखिए भूतकाल को भी कई भागों में बांटा है इन्होंने। भूतकाल ऐसा भूतकाल जो पिछले 24 घंटे में घटा न हो। इस 24 घंटे के अतिरिक्त जो भूतकाल है उसको हम लंग लकार कहते हैं। इसे कहते हैं अनद्यतन। अद्यतन यानी आज तक, अद्य यानी आज, अद्यतन आज तक हुआ जो भूतकाल है उसे अद्यतन कहते हैं। अनद्यतन भूतकाल ये है लंग लकार। एकदा अपठत, एक बार पढ़ा। 24 घंटे के अंतर्गत वो काम नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं अनद्यतन भूतकाल। फिर आता है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में होता है। भवान गच्छेत, गच्छेत, पठेत, लिखेत, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं विधिलिंग लकार के, जो चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार समय बताने के लिए लट, रिट और लंग, ये 3 प्रकार हो गए, वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल। इसके अतिरिक्त जैसे इंग्लिश में हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि अन्य चीजों को दिखाने के लिए कि क्या क्रिया तो समान है लेकिन उसमें कौन सा भाव है, इसको बताने के लिए लोट लकार, विधिलिंग लकार ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इन 5 लकारों का हमें अध्ययन करना है और 5 लकारों में हमको एक एक समान कुछ धातुएं याद करनी है, जिनका कि धातु रूप पढ़ते समय मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया था। तो इस प्रकार दोस्तों लिंग, वचन और लकार और पुरुष, ये कुछ एक सामान्य संस्कृत की चीजें हैं जिनका अध्ययन हमको सामान्य रूप से करना आवश्यक है, जिससे कि संस्कृत को पढ़ने में और आसानी हमें हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।